नमस्ते चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप तमाम दर्शक लोग के बहुत बहुत स्वागत करत हैं जा। स्वास्थ्य मंत्रालय के ई एगो विशेष कार्यक्रम है ताकि आप लोग अपन स्वास्थ्य पर विशेष रूप से सकबजा ध्यान दे और एगो स्वस्थ और लंबा जीवन सकबजा जिए। तो जैसे कि जाने जा कि हर सप्ताह मंत्रालय की तरफ से एगो प्रतिनिधि आवे न जा हैजा परी जानकारी प्रदान करे कि कैसे हमने सकब जा कोनो बीमारी से दूर रहे और कौन कौन परहेज चाहेला करे के। और आज हमने विशेष रूप से बात करे जाते हैं जा सर्दी जुकाम के बारे में, जेकरा हमने इन्फ्लुएंजा बोलिया जा। और ई बीमारी के बारे में हमने के जस्ती जानकारी दे खातिर आज स्टूडियो में मेहमान के रूप में हवन डॉक्टर शबनम बुराही जी, जिनकर बहुत बहुत स्वागत करते हैं जाई कार्यक्रम में। शुक्रिया। तो डॉक्टर जी, जैसे हमने जाने जा कि सर्दी के मौसम जब आवेला तो ढेर कोई परेशान हो जानंग सा, उ लोग के सर्दी जुकाम होई लगेला। तो सबसे पहला हमने के बोलिया कि ई इन्फ्लुएंजा जोन है ई कौन तरह के वायरस और कितना तरह की है। आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है और बहुत अच्छा किया जो आपने इस समय ये विषय रखा। अब हमें जानना ज़रूरी है कि हम बात करते हैं सर्दी जुकाम की, तो वो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हर साधारण सी या हल्की फुल्की सर्दी जुकाम जिसे हम कॉमन कोल्ड बोलते हैं, और दूसरा जो इन्फ्लुएंजा बीमारी के बारे में आज हम ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि वो एक ज़्यादा सीवियर बीमारी है और एक वायरस से फैलती है। वो वायरस 4 तरह के हो सकते हैं। वायरस इन्फ्लुएंजा ए, बी, सी और डी। जो एपिडेमी या पेंडेमी या महामारी फैलाने के कारण बनते हैं वो है टाइप ए और टाइप बी। और अक्सर पेंडेमी जो हुई है वो टाइप ए की वजह से हुई है। जैसे आपको याद होगा कि 2009 में एक पेंडेमी हुई थी पूरे विश्व में, H1N1 बीमारी का सब टाइप है, उसकी बीमारी सब तरह फैली थी। तो तब से ये H1N1 और H3N2 बहुत ही प्रचलित है, सर्कुलेट है अपने विश्व भर में, और कई बार एपिडेमी हो चुकी है। जी हाँ। तो जैसे हैजा परी आप बोलत हवा कि ई जोन H1N1 वायरस बाते जब साल 2009 में ई शुरू हो रहल, तब विश्व भर में काफ़ी ई एगो महामारी के तौर पर अपन कैसे वजह अपन असर छोड़ली बाती। बिल्कुल हाँ। और आप बोलत हवा कि जोन ए और बी वायरस बाती इन्फ्लुएंजा के ई जस्ती खतरनाक है और ई जस्ती फैलेला। इनका जो संक्रमण है ज़्यादा होता है, यानी इन्फेक्शन ज़्यादा फैलता है, जबकि टाइप जो सी है वो थोड़ा सा कम है संक्रामक है, और टाइप डी जो है वो इंसानों में नहीं होता, वो पशुओं में ही होता है। तो ई जोन ए और बी बाते ई वायरसवा तो ई एगो आदमी के कितना प्रभावित सकी करी। देखिए, ये निर्भर करता है उस व्यक्ति पर, उस मरीज़ पर कि वो किस तरह का है। यानी कि इन्फ्लुएंजा किसी भी उम्र के किसी भी तरह के लोग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसका असर सबसे ज़्यादा उन पे पड़ता है जो हाई रिस्क पे होते हैं। हाई रिस्क का मतलब जो कि जैसे कि बूढ़े लोग जो कि 65 ईयर से ऊपर हैं, या प्रेग्नेंट लेडीज़, छोटे बच्चे 4-5 साल की उम्र से कम, और जो मरीज़ जिनके पहले से बीमारियां चल रही हैं, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा है, उसके लंग्स पहले से ही कमज़ोर हैं, या उनको हार्ट डिजीज़ है, या उनको रीनल फेलियर है, या उनको डायबिटीज़ है, या उनको ऐसी बीमारी है जिनसे उनकी इम्यूनिटी ख़त्म हो धीरे धीरे कम हो रही है, जैसे कि HIV पेशेंट, जैसे कैंसर के पेशेंट, और वो पेशेंट जो कि कोर्टिसोन या स्टेरॉइड्स पे होते हैं। तो ये जो सारे, और उसके अलावा जो हेल्थ वर्कर जो हैं वो भी हाई रिस्क पर हैं, क्योंकि वो अक्सर उनके एक्सपोज होते हैं मरीज़ों से। तो वो ये सब जो कैटेगरी आती है वो हाई रिस्क कहलाती है। तो इनके ऊपर इन्फ्लुएंजा का असर ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। यानी एकरे वजह सीजनल, यानी जैसे सर्दी शुरू होवेला त एगो व्यक्ति ई वायरस से प्रभावित हो जाला। एक बात बताएं आपको कि विश्व भर में हम 2 तरह के कंट्रीज़ होती हैं, टेम्परेट रीजन और ट्रॉपिकल रीजन। जो कि ठंडे रीजन है, ठंडे प्रदेश हैं, उनमें तो सर्दी के मौसम में ही आता है हमेशा। लेकिन जैसे हमारा देश है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल उसमें आता है, तो उसके अंदर इरेगुलरिटी है। जब भी मौसम चेंज होता है तो ये बीमारी आ सकती है, लेकिन फिर भी हाँ, सर्दी के मौसम में इसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि
अक्सर लोग बाग घरों में बंद करके रहते हैं ठंड की वजह से, दरवाजे खिड़कियां, और हमें ज़रूरी है कि हवा का सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए ताकि वायरस ख़त्म हो। जब हम घरों में अंदर बैठे रहते हैं बंद करके, तो वायरस को निकलने की जगह नहीं मिलती। ऊपर से थोड़ी सी हल्की सर्दी से खांसी ज़ुकाम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये जो बीमारी है वो एयरबोर्न है, यानी कि ज़ुकाम या खांसने की वजह से जो एयर ड्रॉप्स होती हैं वो फैलती हैं। तो इसी तरह सर्दी के मौसम में अगर ज़रा सी छींक आई और आपने प्रिकॉशन नहीं लिया, तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं आपकी छींक से या खांसी से निकली हुई, वो 1 मीटर तक बाहर जा सकती हैं। और आपके जो सामने इंसान खड़ा हुआ है, अगर वो 1 मीटर के अंदर है, तो वो सांस के द्वारा उसको अंदर ले लेता है और वो भी उस इन्फ्लुएंजा से प्रभावित हो जाता है। तो इसीलिए सर्दी के मौसम में ज़्यादा प्रिकॉशन लेना जी हाँ, चाहिए। हाँ, तो डॉक्टर शबनम, हमने के ई बोला हैजापरी जब सर्दी के मौसम में आप बोलत हुआ कि ई जस्ती फैलेला, लेकिन ये भी देखी राजा कि जब गर्मी रहेला तब भी कोई कोई व्यक्ति के ई हो जाला ई बुखार। बिल्कुल, क्योंकि हमने बताया ना कि हम ट्रॉपिकल कंट्री में जीते हैं, हमारे यहाँ इरेगुलरिटी है। हमारा सीज़न चेंज होने की वजह से, क्योंकि जब सीज़न चेंज होता है गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी, तभी लोगों के खान पान में, रहन सहन में फ़र्क आता है। और ये रहन सहन खान पान की वजह से ही लोग बहुत जल्दी बीमार होते हैं। जैसे गर्मी के मौसम आया, वो जल्दी से एयर कंडीशन में रहना शुरू कर देते हैं, और जो एयर कंडीशन है वो उसमें काफ़ी वायरसेस होते हैं। अगर उसे सफाई नहीं करी, अच्छे से सर्विसिंग नहीं कर पाए, तो वे वायरस ज़्यादा निकल पाते हैं और बंद खिड़कियों के अंदर ज़्यादा फैल जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं कि वो सर्दी के मौसम में ही हो, लेकिन हाँ, देखा गया है कि जब सर्दी के आते आते इसकी संख्या बढ़ जाती है। तो एगो आदमी के अगर ई सर्दी जुकाम हो गल तो ई जानलेवा भी हो सकी अगर वो सावधानी नहीं बरती। बिल्कुल, जैसे हमने कहा कि जो लोग वल्नरेबल हैं, जो हाई रिस्क पर हैं, उनके लिए ये कॉम्प्लिकेशन दे सकती है। साधारण व्यक्ति, एक एडल्ट, एक जवान, नौजवान जिसमें कोई बीमारी नहीं है, उसके लिए ऊपर से वो सीधे नॉर्मल निकल जाएगी, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी बढ़िया है, रेजिस्टेंस अच्छा है, और बिना किसी ज़्यादा खास इलाज के वो ख़त्म हो जाती है अपने आप। लेकिन जो हाई रिस्क पेशेंट हैं, बूढ़े लोग हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, छोटे बच्चे हैं, या बीमार मरीज़ जो पहले से बीमार हैं, उनके अंदर वो उनके लंग्स को भी प्रभावित कर सकती है, और बहुत लोगों की मौत उसके निमोनिया की वजह से ही होती है। जी हाँ। अब ई हमने के अगर सकबा जानकारी दे, जब हमने अक्सर देखा जा कि कोई के ई हो गल बाते, इन्फ्लुएंजा हो गल बाते, तो संगे संगे ओकरा बुखार भी बाते, कैसे खांसी भी बाते, और ई लंबा समय लेके चलेला, ई काहे? अब आपको ये बताएं कि इसमें आप एक फ़र्क देखिए, एक तो कॉमन कोल्ड होता है और एक होता है इन्फ्लुएंजा। जो साधारण सी सर्दी जुकाम है, इसके हम कॉमन कोल्ड बोलते हैं, वो किसी भी एलर्जी की वजह से, हवा चलने की वजह से आपको एलर्जी हुई, नाक में छींक आई, या किसी एलर्जी से आपकी गला ख़राब हो गया। लेकिन इन्फ्लुएंजा एक ऐसी बीमारी इसमें अचानक से बुखार आता है, और बुखार भी तेज़ बुखार 38 डिग्री से ऊपर होता है। खांसी जब होती है वो अक्सर सूखी खांसी होती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक चलने वाली, जो कम से कम 2 हफ्ते तक चल सकती है, और शरीर बहुत टूटता है, बदन टूटता है, बदन में कमज़ोरी आती है, हाथ पाँव में दुखान होती है, मालेज होता है, पेशेंट को नॉट फीलिंग वेल वाली फीलिंग होती है। तो अगर हम उसको ज़रूरी है कि इसका होने पर वो खुद अपना इलाज ना करे, क्योंकि अगर डॉक्टर को दिखाएगा तो उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी बीमारी के हिसाब से उसको इलाज जल्दी मिल जाएगा और वो ठीक हो सकता है। अगर उसने देर करी तो फिर उसको कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, जैसे कि नाक गले से उतर के वो फेफड़ों में आ जाएगा, उससे उसको न्यूमोनिया हो सकता है और वो जानलेवा हो सकता है। तो ये जो लक्षण है सब हो सकते हैं, और यहाँ तक कि उसको कभी भी सेप्सिस यानी कि सेप्टिसीमिया में भी उसकी मौत हो सकती है। जी, तो हमने के बोलिया कि जब हमने ग्लाफिएव कागौत के बारे में बात किया जा, ई कौन सी है, काहे एकरा बोया जा? जी हाँ, लाफे कागौत एक वो बन गई है कि उसका सिंबल बन गया है। जब तेज़ बुखार आना है कि इन्फ्लुएंजा का, किसी वायरल इन्फेक्शन का, ये एक साइन होता है। तो इन्फ्लुएंजा में भी 38 से ऊपर बुखार होता है, तो इससे समझना कि हमें शायद इन्फ्लुएंजा ही हुआ है, और ज़रूरी है डॉक्टर को दिखाना, कि अपना इलाज खुद ना करें। बहुत लोग अपना इलाज खुद करना शुरू कर देते हैं, जाके अपने आप दवाई ख़रीदते हैं, तो हो सकता है वो दवाई गलत खरीदेंगे। तो जब लगता है कि उनको साइन है, फर्स्ट साइन है लाभ का और, तो ये बताता है कि आप डॉक्टर को देखें ज़रूर। तो जैसे हमने जानिए जा कि ई जेकरा इन्फ्लुएंजा हो गल बाते, सर्दी जुकाम हो गल बाते, बुरे रंग सा ओकर से तनी दूर रहे के, काहे के ई तनी तेज़ी से फैल जाला, खासकर लड़का लोग में या फिर वृद्ध में, तो कौन चीज़ चाहेला करे के?
जैसे मैंने आपको बताया पहले कि अगर अपन जब खांसते हैं, जो मरीज़ है जिसको इन्फ्लुएंजा है, अगर वो खांसता है और छींकता है और उससे हमने हाइजीन प्रिकॉशन नहीं लिए, अपने मुंह हाथ नाक को टिश्यू पेपर से बंद नहीं किया है या मास्क नहीं पहना हुआ है, तो उसकी जो ड्रॉपलेट है, जो निकलने वाला पानी है, वो बाहर तक फैलता है। एयरबोर्न है वो, एयरबोर्न यानी कि हवा के द्वारा वो फैलना शुरू हो जाता है। और इसकी ड्रॉपलेट 1 मीटर तक जा सकती है, बाहर तक हवा में रहती हैं। तो इसीलिए जो भी इंसान के पास होगा वो जल्दी से इनहेल कर लेगा। इसके अलावा गंदे हाथों की वजह से भी ये बीमारी बहुत जल्दी इतनी संक्रामक है कि अगर आपने खांसा छींका तो जो उसकी ड्रॉपलेट है वो आपकी टेबल पे गिर सकती हैं, वहाँ जमा हो सकती है, और इसका असर कम से कम 6 घंटे तक रहता है। यानी कि वो इतनी भी ज़्यादा 6 घंटे तक। तो कोई भी इंसान वो खांस के चला गया, लेकिन दूसरा इंसान आके हाथ लगा दिया उसने उस पर, उस गंदे हाथ से उसने अपना मुंह या नाक छू लिया, तो भी उसको इन्फ्लुएंजा हो जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा संक्रामक बीमारी है ये। वायरस अत्यधिक संक्रामक है, ये कंटेजियस है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई मरीज़ बीमार हो और उसको लगता है कि खांसी जुकाम तेज़ है, तो हम जानते हैं, अब कोविड ने हम सबको सिखा दिया है कि मास्क पहन के रहें या दूरी बना के रहें। किसी बीमार है तो अपने बाहर दोस्तों से मिलने ना जाएं, घर पर ही रहें, 2-3 दिन आराम कर लें। आराम आपके बीमारी के लिए भी अच्छा है और दूसरों के लिए भी अच्छा है। हमने जैसे ई कोविड के दौर से गुजरी जा, इतना लेक फैल गल एगो ऐसन महामारी जोन ई वायरस के बारे में अगर जब हमने बात किया जा और ई इन्फ्लुएंजा के बारे में जब बात किया जा, तो जोन कोविड के असर बाते ई इन्फ्लुएंजा जब हो गल तो एकर प्रभाव कैसे हो सके? जी हाँ, देखिए जो कोविड के से गुजर चुके हैं, और जैसे मरीज हमने कहा कि हाई रिस्क वाले पेशेंट जिनको कोविड हो गया और अभी तक थोड़े से उनकी परेशानी चल रही है, तो इस तरह के लोगों को वो इन्फ्लुएंजा बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, जल्दी लग सकता है। इसीलिए हम उनको कहते हैं कि उनको अत्यधिक प्रिकॉशन लेना पड़ता है, प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ते हैं। और हमें मालूम है कि क्या लेना है, वैक्सीन लेना है। तो कोविड की वजह से बहुत लोगों को ये लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड लक्षण हो रहे हैं कि अधिक से अधिक बीमारियां उनको परेशान करती हैं, और ख़ास तौर से जुकाम की बीमारी, लागरिप की बीमारी। आपसे ये पूछती, हमने एक देखिए जा कि हर बड़ी चुन बातें स्वास्थ्य मंत्रालय के तरफ से ये टीकाकरण प्रोग्राम चलावल जरा, खासकर वृद्ध लोग खातिर। तो ये काहे खाली वृद्ध लोग खातिर? नहीं, देखिए, शुरुआत करते हैं हम वृद्ध लोगों से, क्योंकि जब शुरुआत होती है सर्दी की तो हम उसी मौसम में शुरू कर देते हैं वैक्सीनेशन, और उनकी प्रायोरिटी देते हैं। प्रायोरिटी मतलब कि जो कि 65 से ऊपर हैं वो ज़्यादा उससे वल्नरेबल हैं, इन्फ्लुएंजा होने का खतरा उनमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। साथ ही साथ उन सभी लोगों को जो मैंने आपको बताया कि हाई रिस्क वाले हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़, छोटे बच्चे और जो हेल्थ वर्कर हैं, इन सब चारों लोगों को ही हम शुरुआत करते हैं। तो इसे उनको हम बांट देते हैं। जैसे सोशल सिक्योरिटी मिनिस्ट्री है, वो लेती है अपना ज़िम्मा सब बूढ़े लोगों को वैक्सीनेट करने का, कि मिनिस्ट्री हेल्थ उसी टाइम ले लेता है ज़िम्मा अपना हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट करने का, और साथ ही साथ प्रेग्नेंट लेडीज़ को और छोटे बच्चों को वैक्सीन करने का। तो ये जो प्रोग्राम है साथ साथ चलता है। और शुरुआत आप देखते हैं, क्योंकि हम जब अनाउंस करते हैं तो वो अनाउंसमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटी सोशल से भी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी। तो ये खाली ये नहीं है कि खाली बूढ़े लोगों को ही होता है, लेकिन हाँ, उनको ज़्यादा जागरूक करने के लिए शुरुआत उनके नाम से होती है। यानी आप लोग के भी ज़रूरी है ये वैक्सीन करने? बिल्कुल, हमने कहा ना कि हेल्थ वर्कर जो है ज़्यादा एक्सपोज होते हैं सब मरीजों से, तो वो अक्सर बहुत पास उनके जो नज़दीकियाँ रहती हैं इन्फ्लुएंजा के पेशेंट से भी, तो उनको ज़्यादा ही रिस्क है इन्फ्लुएंजा होने का। और फिर ज़्यादा अच्छा है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि अगर वो अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे वैक्सीन से तो वो अपने घर वालों को भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी सोसाइटी को भी फैलने से बचाएंगे। अदरवाइज अगर उनको बीमारी हो गई तो वो अपने घर में भी फैलाएंगे और अपने आस पड़ोस में भी फैलाएंगे। जी, अगर है जहाँ पर आप स्पष्ट सकबा बोले कि जैसे वृद्ध लोग के या फिर जैसे आप लोग स्वास्थ्य विभाग में हो जा, आप लोग के भी परेला करे के और लड़का लोग के भी, लेकिन आम जनता खातिर जैसे एगो आदमी 30-40 बरिस के बाद या फिर 20 बरिस के बाद ओकर खातिर भी टीका ज़रूरी है? जी हाँ, ज़रूरी नहीं है, रिकमेंडेड है। यानी कि हम उनको सलाह देते हैं कि अब जब हमने कर लिया, बूढ़े का हो गया, शुरुआत प्रायोरिटी दे दी, लेकिन अब सबके लिए खुला है, सभी मरीज़ों के लिए खुला है। जो भी आए पब्लिक जनता चाहे कराना आ सकती है ऐसा, लेकिन रिकमेंडेड है, और किसी भी को हमने ओब्लाइज नहीं किया है। लेकिन हाँ, हाईली रिकमेंडेड फॉर हाई रिस्क और
रिकमेंड करते हैं जो कि एडल्ट होते हैं, जवान होते हैं, नौजवान, जो बिल्कुल ठीक है कि सभी के लिए ये अवेलेबल है। तो एकर शुरुआत कब से करेला, कितना समय चलेला और कब लिक? या देखिए, जैसे हमारा दो मौसम है हमारे मॉरिशस में, गर्मी के और सर्दी के। और सर्दी का मौसम शुरू होता है 15 अप्रैल के बाद से। तो उसी समय से हम अपना एक कैंपेन शुरू कर देते हैं। वो शुरुआत करते हैं, सुकून मिनिस्ट्री जो होती है वो शुरुआत करती है अपने बूढ़े लोगों से करने के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करते हैं हेल्थ वर्कर्स और छोटे बच्चे। और जब ये हो जाता है उसके साथ साथ फिर अनाउंसमेंट होता है कि जो भी जनता आना चाहती है वो जहाँ भी जाए अपनी मेडिक्लिनिक में या हॉस्पिटल में जाके करवा सकती है। तो ये अप्रैल से लेकर सितंबर के महीने के बीच में ये टीकाकरण चलता रहता है, अभी भी ये जारी है। तो एकर खातिर कौन चीज चाहेला? एगो व्यक्ति अगर जाता, एगो आम आदमी जाता वो ई वैक्सीन कराए, तो कौन प्रोसीजर, कौन चीज चाहेला करे के पूरा? ये वैक्सीन पूरे मॉरिशस में अवेलेबल है, मेडिक्लिनिक में, एरिया हेल्थ सेंटर में और हॉस्पिटल में। और उनके टाइम टेबल हैं। आपके जो नज़दीकी मेडिक्लिनिक है या एरिया सेंटर है वहाँ जाके आप पता लगाइए, वहाँ पे आपको पता लगेगा कि किस दिन उसका वैक्सीन हो रहा है और आप जाके कर सकते हैं। और ये कौन कौन कदम मंत्रालय की तरफ से उठावल जला ई इन्फ्लुएंजा के नियंत्रण में रखे खातिर? बिल्कुल, देखिए जैसे हम बात कर रहे हैं उसी तरह से मीडिया के थ्रू, टॉक्स के थ्रू हम पब्लिक को जानकारी देना शुरू कर देते हैं। हर साल ही शुरू होता है, अप्रैल के महीने से ही जानकारी करना शुरू। और साथ ही साथ हमारी जो सर्विलेंस निगरानी जो है वो बढ़ जाती है। मिनिस्ट्री से जो हमारी जो है कम्युनिकेबल कंट्रोल यूनिट है उसमें निगरानी बढ़ जाती है कि अप्रैल से सितंबर अक्टूबर तक के महीने में जितने भी मरीज़ आते हैं, किस तरह के मरीज़ आ रहे हैं, उसमें कितनी संख्या सांस की बीमारी की है और ख़ास तौर से इन्फ्लुएंज़ा की है। और साथ ही साथ जो मरीज़ लग रहा है कि इन्फ्लुएंज़ा है तो उसको कंफर्म करने के लिए हम लेबोरेटरी में टेस्ट भी करते हैं। तो जो मरीज़ इन्फ्लुएंज़ा के बीमार हैं, अगर ज़्यादा बीमार हैं, जब डॉक्टर को देखा है तो उनको टेस्ट करा के मालूम करते हैं कि अगर उसको इन्फ्लुएंज़ा है भी कि नहीं। अगर इन्फ्लुएंज़ा है तो मालूम पड़ जाएगा कि टाइप ए है या टाइप बी है, अदरवाइज वो कॉमन कोल्ड या साधारण सी कोई दूसरी बीमारी हो सकती है। तो इस तरह से जागरूकता बढ़ जाती है। जागरूकता साथ में मीडिया के थ्रू और जितने भी स्कूलों में बच्चों को हम जाके स्कूल हेल्थ में बच्चों को समझाते हैं कि इस मौसम में अच्छी तरह से रहें, खान पान में ध्यान दें, सब तरह की जागरूकता बढ़ाई जाती है। जी हाँ। हाँ, तेकर में बोलिया सा कि जस्ती जन बातें खासकर जब सर्दी के मौसम शुरू होवेला ई इन्फ्लुएंजा से बचे खातिर विटामिन सी के बहुत ज़रूरत पड़ जाला। जी हाँ, बिल्कुल। विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वायरस जो है उन्हीं को प्रभावित करता है जिनकी इम्यूनिटी सही नहीं होती है। जिसका रेजिस्टेंस अच्छा है, जिसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, वो वायरस अपने आप ही ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सर्दी का मौसम शुरू होते ही, और सर्दी के मौसम में ही ये साइट्रस फ्रूट आते हैं। देखा होगा आपने, नींबू, नारंगी, संतरा, ऑरेंज वगैरह सब चीज़ें सर्दी के मौसम के फल हैं। तो हमें गॉड गिफ्ट है ये कि जैसा मौसम होता है उस तरह के मौसम में वो फ़ायदा करते हैं। तो ये जो साइट्रस फ्रूट है वो विटामिन सी से भरपूर है। तो सब लोगों को सलाह दी जाती है, बच्चे, बूढ़े, जवान, सब लोग फ्रूट का सेवन ज़्यादा करें, विटामिन सी लें। और अगर बीमार हो गए हैं तो डॉक्टर उनको दवाई लिखेगा, साथ में विटामिन सी की दवाई भी देता है, गोलियाँ, ताकि वो उस पर ज़्यादा अच्छे से असर करे। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है विटामिन सी लेना हमारी रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। डॉक्टर जी, आप हमने के ई बोलिया कि जब हैजा परी हमने कि आप बोला कि विटामिन सी ज़रूरी है चाहे ला ले के एगो बीमार व्यक्ति जन बातें ढेर कोई जैसे बोला सा कि वो डोजे करता है, बहुत ज़्यादा ले होता है विटामिन से, तो ओकर कोनो असर पड़े सके? विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है, यानी पानी में बह जाता है। तो वो अपने शरीर में वो नहीं सकता है, एक्यूमुलेट नहीं सकता है। हमारे ज़्यादा दो विटामिन होते हैं, एक तो होता है जो हीट ऑयल लेबाइल और वाटर लेबाइल, यानी कि जो कि ऑयल में सोल्यूबल होते हैं वो हमारे शरीर में बढ़ते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी कि जमा हो जाते हैं। अगर इन तरह के जैसे विटामिन ए है, डी है, के है, वो है ऑयल लेबाइल, तो वो जमा होते हैं और उनसे ओवरडोज होने का खतरा बढ़ता है। लेकिन विटामिन सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है, अगर आपने ज़्यादा भी लिया तो कोई परवाह ना करें, वो पानी से निकल जाएगा। जी हाँ। हाँ,
रात के समय एगो व्यक्ति सकीले ई विटामिन वो से। किसी भी समय ले सकता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। वो इंसान अपने शरीर को जानता है। अगर उसको लगता है कि दिन में खाना ज़्यादा अच्छा है, उसके लिए दिन भर में 3 बार डोज खा लिया, 2 बार डोज खा लिया सुबह शाम, तो काफ़ी है वो। ज़रूरी नहीं कि वो रात को ही इंतज़ार करके वो गोली खाए। हो सकता है ठंड की वजह से या खटास की वजह से उसके गले में खराश हो, ज़्यादा खांसे, तो अपने हिसाब से बोले कि जहाँ उसको सूट करता है जो टाइम, कोई भी उसका समय ऐसा है वो नहीं है, लेकिन हाँ जो सूट करे उसका उस टाइम ले लें वो। जी। तो ये भी देखिला जाए कि हमनी के वृद्ध जो हवन जा उ लोग के जब ई इन्फ्लुएंजा हो जाला तो उ लोग के विभिन्न तरह के परेशानी हो जाला, कपकपी होवेला या फिर कैसे बोला जा उ लोग के इतना लेक दर्द होवेला। तो ऐसन में आप उ लोग के कोनो ऐसन टिप्स देवे खोजबा? देखिए, जब इन्फ्लुएंजा होता है तो पैरासीटामोल गोली काफ़ी है दर्द कम करने के लिए, बीमारी को कम करने के लिए, बुखार कम करने के लिए। बहुत से लोग बिना डॉक्टर को देखे अपने आप बाहर जाके थोड़ी तेज़ दवाई खरीद लेते हैं। जैसे इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे कि ब्रूफेन है, डाइक्लोफेनाक है, तो वो जो ज़्यादा तेज़ बीमार गोलियां हैं वो बूढ़े लोगों को परेशान करती हैं, उनके शरीर में प्रभाव डालती है। तो हमको ये सलाह देते हैं कि नहीं, आप अपने आप इलाज शुरू ना करें। कपकपी चढ़ रही है, बुखार चढ़ रहा है, तो ऐसे वल्नरेबल लोग जो बूढ़े लोग हैं ज़रूर डॉक्टर को देखें, डॉक्टर के साथ ज़रूर लें, क्योंकि उनके लिए जो गोली है, सिंपल गोली पैरासीटामोल, वो काफ़ी है गोली बुखार करने की। उसके अलावा वो जो बूढ़े लोग हैं, जो वल्नरेबल लोग हैं, उनके लिए खाली पैरासीटामोल ही नहीं, उनके लिए एंटीवायरल ड्रग्स भी चलते हैं। यानी कि हम जानते हैं ना कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक देते हैं, इसी तरह ये इन्फ्लुएंजा एक वायरस से होता है, यानी कि वायरल इन्फेक्शन है, तो इसके लिए भी एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल हैं। तो ये जो ड्रग्स हैं, आपको डॉक्टर आपको देख कर जैसे आपकी कंडीशन है वो ज़रूर दिखेगा आपको। तो इन ऐसे बूढ़े लोगों को हम सलाह देते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाएं, ये दवाइयाँ अवेलेबल हैं हॉस्पिटल में और वो आपको मिल जाएंगी। जिसे हमने एक विभिन्न कार्यक्रम में ये देखे जा अक्सर सचेत करावल जाला कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं चाहेला करी के, खासकर जब ये सर्दी जुकाम हो जाला। तो जैसे आप बोलत हवा कि चाहेला अपन डॉक्टर के सलाह लेके दवाई लेके, मानना अगर कोई एगो दवाई ले लेलक, जिसे आप ही बोल रहे जा परी कि वो ओवरडोज हो सकी या फिर ओकर शरीर पर या फिर ओकर दिमाग पर कोनो ऐसा असर सकी करे जोन घातक हो सकी। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो एंटीबायोटिक डिजीज़ की बीमारियों की जो दवाइयाँ हैं, ब्रूफेन है, डाइक्लोफेनाक है, वो बुखार तो कम करती है, लेकिन हमारा ख़राब उसका असर होता है उस पे स्टमक पे, उससे गैस्ट्राइटिस होता है। और जो बूढ़े लोग हैं उनके वैसे ही शरीर कमज़ोर है और उससे उनको अल्सर तक हो सकता है। इसके अलावा बहुत से लोग अपने को जल्दी ठीक करने के लिए वो स्टेरॉइड की बचाते हैं, बिना डॉक्टर को देखे अपने आप स्टेरॉइड यानी कोर्टिज़ोन की गोली खरीद लेते हैं। तो ये जो गोलियां हैं इन्फ्लुएंजा में नहीं लेना चाहिए शुरुआत में, क्योंकि इसके असर से वायरस ज़्यादा बढ़ता है शुरुआत में। सिर्फ कोर्टिज़ोन उनके लिए अलाउड है जिनको और पहले से ब्रोंकियल अस्थमा है और जिनके लिए इन्हेलर्स हैं। हम सलाह देंगे कि जो उनको ब्रोंकियल अस्थमा है वो अपने डॉक्टर को देख के उनके इन्हेलर्स जो हैं कोर्टिज़ोन के वो जारी रखें। गोली खाना और उसके लिए इंजेक्शन लगवाना कोर्टिज़ोन का बिल्कुल सही नहीं है, जो अक्सर लोग बाग अपने आप कर लेते हैं। तो ये उनके शरीर पे बहुत ख़राब असर करता है। और जैसे कि बताया कि भाई गैस्ट्राइटिस उससे अल्सर बनता है, अल्सर कभी फट जाता है और जानलेवा हो जाता है। जी हाँ, जैसे आज ही प्रोग्राम में हमने एक बात करत हैं जा इन्फ्लुएंजा बीमारी पर, लेकिन चलते चलते हमने के आप कौन सलाह देवे खोजबा, खास कर जो माता पिता हवन जा जे लोग के छोटा लड़का बती? देखिए, अभी मैंने कहा कि जो छोटे बच्चे हैं ज़्यादा वल्नरेबल हैं, और अपनी डेवलप कंट्री में जब भी छोटे बच्चों के निमोनिया होता है अक्सर वो इन्फ्लुएंजा के कॉम्प्लिकेशन की वजह से ही निमोनिया होता है। तो उन बच्चों के अंदर बचपन से ही साफ़ सफाई की आदत डलवाएं और उन्हें हाथ धोने की सलाह दें। बस जब बच्चा सीखेगा हाथ अच्छे से धोना, किस तरह से हाथ धोना है ताकि वो साफ़ हो जाए अच्छे से। ऊपर से अगर उसको खांसी हो रही तो कैसे उसको हाथ अपने नाक और मुंह को दबाना है टिश्यू पेपर से। और बच्चे ही नहीं, ये सलाह सभी को होना चाहिए, देनी चाहिए कि जो अपने खुद की जो प्रिकॉशन है लेना ज़रूरी है। प्रिवेंशन हमने बताया कि वैक्सीन तो है ही, लेकिन जब तक आप अपने आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि आपने सांस संबंधी हाइजीन का
ध्यान नहीं रखा, जैसे कि आपने खांसा और छींका और अपने आँख उसको नाक को और मुंह को नहीं बंद किया, तो वो अपना बीमारी किसी और को फैला देंगे। और बच्चे भी अगर बचपन से नहीं सीखेंगे तो बड़े होकर उनको ये समझ में नहीं आएगी। तो ये ज़रूरी है। ऊपर से उनको कहना चाहिए कि अगर वो बीमार हैं और तो स्कूल ना जाएं, 2-3 दिन अपने घर पे रहें, क्योंकि स्कूल जाकर वो अपने स्टूडेंट्स को, दूसरे लोगों को बीमार कर सकते हैं। उसी तरह बड़े लोग भी, अगर उनको बीमारी है तो उनको डॉक्टर को दिखा के छुट्टी मिल सकती है, उन्हें सिक लीव लेके वो अपने घर पे रहें, 2-3 दिन आराम करें, जब वो ठीक हो जाते हैं तो निकलें। और तीसरी बात, मास्क लगा लें। ठीक जी। तो डॉक्टर शबनम, आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवजा, ये सब जानकारी हमने के संगे बांटे खातिर और ये सब सलाह दे खातिर। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज हमने के काफ़ी जानकारी मिलल कि कैसे सर्दी जुकाम से चाहेला बचे के और कौन कौन सावधानी चाहेला बरते के। तो हमने ये उम्मीद करत है जा कि जोन जोन जानकारी प्रदान करल गल उस सब पर आप लोग अमल कर बजा और कोनो सेल्फ मेडिकेशन नहीं कर बजा। बेहतर बाते कि आप लोग डॉक्टर लगे जाके अपन इलाज कराए बजा। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमनी हजे पर विराम देव जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग के संगे भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।